नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। कैसे कार्बन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर एक साइकिल बनाता है, वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के अंदर घूमता है और फिर दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। कैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाती है, वो कैसे एनिमल्स के अंदर जाती है, कैसे वो ओशनिक डेप्थ के अंदर कैप्चर हो जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉक की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और दोबारा कैसे वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। इन सब को हम आज की जो कार्बन साइकिल है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। कार्बन साइकिल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कार्बन के कौन-कौन से सोर्सेज हैं, कौन-कौन से सोर्सेज से जो कार्बन हमें मिलता है। तो पहले हम इनके सोर्सेज को जानेंगे और उन सोर्सेज को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सोर्स है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, डिकम्पोजिशन, ओशनिक रिलीज, वोल्केनिक इरप्शन और वेस्ट मटेरियल। ये जो आप जितने भी सोर्सेज देख रहे हो, इन सोर्सेज से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। और कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनिमल्स और प्लांट इसको ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर कैसे दोबारा ये एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, यही एक कार्बन साइकिल बनाता है। तो आपने ये जान लिया है कि कार्बन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो अब हम जानेंगे ये सोर्सेज कैसे एक साइकिल जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखो, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है। यहां पे आप देख पा रहे होगे, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे अब्सॉर्ब करते हैं। वो पौधे अब्सॉर्ब क्यों करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पौधे क्या करते हैं? लाइट को भी अब्सॉर्ब करते हैं और इनके रूट्स में जो पानी है वो प्लांट्स सोइल के अंदर से अब्सॉर्ब करते हैं। तो पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए। इन तीनों की मदद से क्या करते हैं? पौधे अपना खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। यहां पे आप जो फॉर्मूला देख पा रहे हो ग्लूकोज का, ये क्या है? ये पौधे जो खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, वो है। जो ये पौधे हैं ये अपना खाना बनाते हैं, इसकी खाना बनाने में मदद कौन करता है? पत्तियों के अंदर क्या होता है? पत्तियों के अंदर होता है स्टोमेटा। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या करते हैं? जो सनलाइट है उस सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, साथ साथ जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ऑब्जॉर्व करते हैं। इन स्टोमेटा की मदद से ही जो है पौधे अपना खाना बनाते हैं। और जब ये पौधे गल सड़ जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, तो क्या होगा? जो ये स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा से एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। आपको पता है पौधे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और इनके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रोफिक्स लेवल हैं, उन ट्रोफिक्स लेवल में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो प्लांट्स जो हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसका जो अपर लेवल का ट्रोफिक्स है प्राइमरी कंज्यूमर, उनके लिए भोजन बन जाएंगे। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भोजन बन जाएंगे और इस तरीके से टॉप लेवल के प्रीडेटर्स तक जो है ये भोजन पहुंच जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कैसे कार्बन जो है एक ट्रोफिक से टॉप के ट्रोफिक्स तक ट्रांसफर हो रहा है। और जब ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रोफिक्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जब ये मर जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, तो क्या होगा? इनके शरीर के अंदर जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरमेंट के अंदर दोबारा से रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है? कार्बन एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। ये जो मैंने प्रोसेस आपको समझाया है यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इसको आप पीपीटी के अंदर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से कंप्लीट साइकिल जनरेट करता है। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, देखो, ह्यूमंस और एनिमल क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। इस रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम रिलीज करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ समझने का नहीं है। तो सिंपल सी टर्म है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है और साइकिल कंप्लीट करती है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। यहां पे फॉसिल फ्यूल बर्निंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हम इन दोनों को एक साथ में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग होता है क्या है? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत साल पहले क्या हुआ था? एनिमल्स और प्लांट्स ये मिट्टी के अंदर दब गए थे और मिलियंस ऑफ ईयर तक ये दबे रहे।
उसके बाद में जो है इंसान ने और मिलियंस ऑफ ईयर तक ये दबे रहे और इसके बाद ये कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल के अंदर, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इनके अंदर ये जो कन्वर्ट हो गए। और इंसान आज के टाइम पे कोल का, ऑयल का, नेचुरल गैस का, इन सब का यूज करता है एनर्जी के लिए। देखो, फॉसिल फ्यूल बर्निंग को समझने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन और जो ओशन अपटेक है, ये सब जो कार्बन की नेचुरल साइकिल के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, ये नेचुरल साइकिल के अंदर नहीं आता। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन काफी होता है। ह्यूमन जो है अपनी जरूरत के लिए, एनर्जी को यूज करने के लिए फॉसिल फ्यूल को बर्न करता है और उस बर्निंग से जो है CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है। तो जहां पे ह्यूमन का इंटरवेंशन ज्यादा होगा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी। और एक टाइम पे आके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर सकती है? क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना योगदान देगी। इसलिए जितना इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा, जितना फॉसिल फ्यूल बर्निंग होगा, उतना CO2 का रिलीज जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इन फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन के बाद जब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं एयर की प्रेजेंस के अंदर, तो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ फॉसिल फ्यूल रिएक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के रिलीज के साथ जो है CO2 भी एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होता है। इस एनर्जी का यूज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। इतने सारे व्हीकल्स रोड पे दौड़ते हैं, उनको पावर कैसे दी जाए, इसलिए जो हम इस एनर्जी का यूज करते हैं, इसलिए हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग थी, वो काइंड ऑफ एक बैलेंस के अंदर थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारी फैक्ट्री आई, बहुत सारे व्हीकल्स जो रोडों के ऊपर आए, उससे क्या हुआ? एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो गई। एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हुई तो फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब की बर्निंग भी बहुत ज्यादा हुई। इसकी बर्निंग से क्या हुआ? ये जो CO2 है, ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो रहा है और आजकल यही एक मेन रीजन बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बहुत सालों पहले जब ये एनिमल और प्लांट्स जमीन के अंदर दब गए थे और उसके बाद ये फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, तो आपको पता है इन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर थी। और उसके बाद ये फॉसिल फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए। फॉसिल फ्यूल के अंदर जब ये अंदर कन्वर्ट हो गए, उसके बाद आदमी ने इनका एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन करने के बाद इनको एनर्जी के लिए यूज किया। जब एनर्जी के लिए यूज किया, तो इन प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो दोबारा से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो गई। इस तरीके से जो है कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड जो है साइकिल के थ्रू घूम के दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ये एक ग्रीन हाउस गैस एनवायरमेंट के लिए काफी खतरा बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इन सब को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसकी मिटिगेशन क्या है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस ज्यादा खतरनाक है, तो इन सब को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम केवल कार्बन साइकिल को पढ़ रहे हैं और कार्बन साइकिल के अंदर हमारा टॉपिक था फॉसिल फ्यूल बर्निंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसकी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा से एनवायरमेंट के अंदर आता है और एक साइकिल कंप्लीट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है डिफोरेस्टेशन। तो हम समझने की कोशिश करते हैं डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट को काटना, पेड़ों को काटना, वो डिफोरेस्टेशन है। आपको पता है पौधे जो है एक अच्छा कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक से मतलब क्या है? हमारा जो एक्सेसिव कार्बन है एनवायरमेंट के अंदर, जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको पौधे जो है अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने देखा था कि पौधे खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर स्टोर हो जाती है और इस तरीके से पौधे जो हैं वो एक अच्छा कार्बन सिंक का रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन जब इन पौधों को काट दिया जाएगा, बड़े फॉरेस्ट को खाली कर दिया जाएगा, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, जब इन फॉरेस्ट को काटा जाएगा, तो इन फॉरेस्ट के अंदर जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है, वो दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगा। इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे डिफोरेस्टेशन के, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मोटिव केवल कार्बन साइकिल को समझना है कि कैसे प्लांट्स जो है खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते थे और जब इन प्लांट्स को काट दिया जाता है तो प्लांट्स डिकम्पोज होकर इनके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे ये भी समझा
कैसे जो है फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक का, कार्बन स्टोरेज का काम करते हैं। एटमॉस्फेयर से एक्सेसिव जो कार्बन है, अगर उसको आपको कम करना है तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाओ। वो एक्सेसिव एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर इन प्लांट्स को काट दिया तो वही जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाएगी। जब पेड़ों को काट के इनको बर्न किया जाएगा और ये जब पेड़-पौधे जो गल सड़ जाएँगे, तो इनके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाएगी और इस तरीके से जो नेचुरल कार्बन सिंक है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे समझा डिफॉरेस्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का लिंक कैसे है, कैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन जैसे उनको डिफॉरेस्ट किया जाएगा, उनको काटा जाएगा, तो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन को। फॉसिल फ्यूल बर्निंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हमने एक साथ डिस्कस कर लिया था। अब डिकम्पोजिशन को समझते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब जब ये पेड़-पौधे गल सड़ जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया, फंगस और ये जो छोटे-छोटे और एनिमल्स हैं, ये इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जब इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इनके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है। और आपको पता है, ये पेड़-पौधे जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया था, तब इन्होंने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक किया था खाना बनाने के लिए। जो ये कार्बन इन्होंने इंटेक किया था, ये कार्बन पेड़-पौधों के अंदर एज़ ए ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में इनके टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है, वो टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होता है और जब ये गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होता है, इनके टिश्यू के अंदर जो कार्बन स्टोर है, वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। देखो, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके अंदर क्या होता है, कार्बन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, उनके अंदर कार्बन नहीं होता। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन नहीं होता। अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे वाटर H2O, इसके अंदर आपको कहीं पे कार्बन देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा साल्ट NaCl, साल्ट का फॉर्मूला है NaCl, इसके अंदर भी आपको कहीं पे कार्बन नहीं दिख रहा। उसके अलावा बहुत सारी गैसेज़ हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपने देखा डिकम्पोजिशन के द्वारा कैसे जो स्टोर्ड कार्बन है एनिमल और प्लांट टिश्यू के अंदर, वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। यहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन भी कंप्लीट हो चुका है।